हेलो दोस्तों, आप सभी का मार्च महीने की करंट अफेयर प्रोग्राम में स्वागत है। इसके तहत हम पीएससी और यूपीएससी दोनों ही एग्ज़ाम में जो प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट फैक्चुअल वीडियो हो सकती है प्रीलिम्स से रिलेटेड, उसको यहाँ पे कवर करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम फरवरी और जनवरी के वीडियो को कवर कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले आप उसे जाकर देखिए, क्योंकि आप पाएंगे कि लगभग बहुत सारे टॉपिक आपको करंट में रिपीटेड देखने को मिलते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का पहला टॉपिक है यूएई का एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट से बाहर निकलना। ठीक है, अभी जो संयुक्त अरब अमीरात है यूएई को अपनी ग्रे लिस्ट की सूची से हटा दिया है। किसने? वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के द्वारा, या इसको को बोलते हैं एफएटीएफ के द्वारा इसे हटा दिया गया है, जिससे निवेश परिदृश्य में विशेष रूप से भारत की गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के प्रति विश्वास को बढ़ावा देखने को मिलेगा। अब हमारे लिए ये जो न्यूज़ है ये दो प्रकार से काम की है। आपको दो चीज़ पता होना चाहिए। एक है कि एफएटीएफ की लिस्ट कौन कौन सी होती है और एफएटीएफ की क्या भूमिका है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कब बना। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि एनबीएफसी की क्या भूमिका होती है, एनबीएफसी की कार्यप्रणाली क्या है। यदि आप दोनों चीज़ों को अच्छे से जानते हैं तो आपका प्रीलिम्स के लिए ये चैप्टर कवर हो जाएगा। यदि हम सबसे पहले बात करें एनबीएफसी की, एनबीएफसी क्या होता है, तो एनबीएफसी जो है वो कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत एक कंपनी है जो विभिन्न वित्तीय गतिविधियों में शामिल होती है, जैसे कि ऋण और उधार प्रदान करना, शेयर, स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर तथा सरकार या स्थानीय अधिकारियों द्वारा जारी प्रतिभूतियों का अधिग्रहण करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी लगभग भूमिका जो है वो बैंकिंग क्षेत्र जैसी है, इसीलिए इसको बैंकिंग सेक्टर भी कहा जाता है। ठीक है, अब जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनने की जो सबसे अधिक संभावना रहती है वो ये रहती है कि एनबीएफसी की गतिविधियों में कौन कौन सी गतिविधियाँ शामिल नहीं होती है। ये आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी गतिविधियाँ मुख्य रूप से एनबीएफसी की गतिविधि में शामिल नहीं हैं। तो उसमें सबसे पहले आ जाएगा कृषि और जो औद्योगिक गतिविधियाँ होती है वो शामिल नहीं है। दूसरे नंबर पे आ जाएगा कि वस्तुओं की खरीद बिक्री से संबंधित, यानी जो प्रतिभूतियाँ जो होती है, सिक्योरिटीज़ जो होती हैं, बॉन्ड डिवेंचर जो हमने भी पढ़ा, शेयर वगैरह, उनसे अलग जो यदि वस्तुओं की खरीद बिक्री होती है तो वो इसमें शामिल नहीं होती है। तीसरा है सेवाएं उपलब्ध करवाना, यानी सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करवाना एनबीएफसी में शामिल नहीं है। ठीक है, अचल संपत्तियों का व्यापार करना, तो अचल संपत्ति यानी जो रियल एस्टेट होते हैं उनका यदि व्यापार हो रहा है तो वो भी एनबीएफसी की गतिविधि में शामिल नहीं होता है। तो कौन कौन सी चीज़ें शामिल नहीं है? कृषि और औद्योगिक गतिविधियाँ, वस्तुओं की खरीद और बिक्री, सेवाएं उपलब्ध करवाना और अचल संपत्तियों का व्यापार करना। तो एनबीएफसी से संबंधित आपके दो क्वेश्चन तैयार हो चुके हैं। पहला क्वेश्चन है कि एनबीएफसी क्या है, दूसरा है कि कौन कौन सी चीज़ें एनबीएफसी में शामिल नहीं होती है। अब तीसरा क्वेश्चन आपके सामने ये है कि बैंक और एनबीएफसी में क्या अंतर होता है। यदि पहले अंतर की बात की जाए तो जो बैंक के ग्राहक होते हैं वो डिमांड डिपॉजिट जो है वो स्वीकार करता है बैंक। मतलब यदि आप जाते हैं बैंक में और आप डिमांड ड्राफ्ट यदि जमा करते हैं तो आपको डिमांड डिपॉजिट जमा होता है, आप कभी भी मांग होने पर आप वहाँ से पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन एनबीएफसी में ऐसा करने की अनुमति नहीं है। मतलब एनबीएफसी जो है वो डिमांड डिपॉजिट तैयार की अनुमति नहीं देता है। दूसरा, बैंकों के विपरीत एनबीएफसी भुगतान और निपटान प्रणाली का हिस्सा नहीं है। यानी जो पेमेंट और सेटलमेंट एक्ट है 2007 का, उसके तहत जो बैंक होते हैं वो पेमेंट और सेटलमेंट प्रणाली के तहत आते हैं। ठीक है, लेकिन एनबीएफसी इसका भाग नहीं होता है। तीसरा यदि इम्पोर्टेंट यहाँ पे अंतर की बातचीत की जाए तो एनबीएफसी जो है वो आहरित चेक जारी नहीं कर सकता, लेकिन बैंक इसके लिए अधिकृत होते हैं। और चौथे नंबर पे जो जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम होता है उसके द्वारा प्रदान की जाने वाली जमा बीमा सुविधाएं बैंक जमाकर्ताओं के विपरीत एनबीएफसीओ के लिए उपलब्ध नहीं है। तो आपने कौन कौन से अंतर देखे? सबसे पहला अंतर देखा कि जो बैंक होता है वो डिमांड डिपॉजिट स्वीकार करता है लेकिन एनबीएफसी वो स्वीकार नहीं करता है। दूसरा अंतर देखा कि एनबीएफसी जो है वो भुगतान और निपटान प्रणाली का हिस्सा नहीं होता है। तीसरा ये देखा हमने कि एनबीएफसी चेक भी जारी नहीं कर सकते आहरित वाले, जबकि जो बैंक होते हैं वो जारी कर सकते हैं। चौथा हमने अंतर देखा कि जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम जो होता है वो एनबीएफसी को इस प्रकार की सुविधाएं नहीं देता है, जबकि बैंकों के जमाकर्ताओं को इस प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होती है। अब हमारे टॉपिक का जो दूसरा क्वेश्चन था वो ये था कि एफएटीएफ क्या है। ठीक है, तो एफएटीएफ का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसका परिचय क्या है? तो ये एक प्रकार का ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण का निगरानी करता है।
तो एक लाइन में आपको पता होना चाहिए। कई बार आपको मेंस में लिखने में भी इस प्रकार की मददगार होता है। यदि आपसे एफएटीएफ के लिए कोई क्वेश्चन आ जाए थोड़ी देर के लिए, तो आपको पता होना चाहिए शॉर्ट में कि क्या है। तो ये ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण का एक निगरानी करता है। दूसरा है कि इसकी स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1989 में हुई थी, जुलाई, ठीक है, 1990 में। कहाँ पे? पेरिस में G7 शिखर सम्मेलन में इसकी हुई थी, ठीक है, स्थापना। इसका उद्देश्य क्या है? तो ये मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्त पोषण का मुकाबला करना और सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार के वित्त पोषण का विरोध भी करना है। मतलब मनी लॉन्ड्रिंग जो होती है, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है? मतलब धन को कैसे ब्लैक मनी से वाइट मनी बनाया जाता है, ठीक है, वो वाली गतिविधियाँ। और जो आतंकवादी गतिविधियाँ होती है, साथ ही साथ यदि सामूहिक विनाश से संबंधित, जैसे परमाणु बम बना लिया, हाइड्रोजन बम बना लिया, तो इस प्रकार के जो विनाश से संबंधित हथियार बनाए जाते हैं उनके वित्त पोषण का भी विरोध करना। मतलब जैसे कोई आतंकवादी गुट है, वो बहुत सारे हथियारों का अपने लिए क्रय करता है, तो उन चीज़ों के लिए इसको रोक लगाता है। इसके सदस्य देश कितने हैं? तो इसके 37 मेंबर्स हैं। इसमें 2 क्षेत्रीय संगठन भी शामिल है। एक इसमें यूरोपीय कमीशन शामिल है, एक है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, तो वो भी इसका एक मेंबर है, ठीक है। इंडोनेशिया जो इसका एक ऑब्जर्वर स्टेट है। इसका मुख्यालय सचिवालय जो है वो पेरिस में है। और इसका ओईसीडी का जो मुख्यालय है उसी के अंतर्गत स्थित है। तो ये एक फेवरेट क्वेश्चन है कि इसका मुख्यालय कहाँ होता है, हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ओईसीडी के सचिवालय के भीतर ही इसका मुख्यालय पेरिस में है। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। अब यदि हम भारत की बातचीत करें तो भारत वर्ष 2006 में एक पर्यवेक्षक देश बना था। कब बना था भारत? 2006 में। और इसकी स्थापना कब हुई? 1989 में इसकी स्थापना हुई। तो भारत को ऑब्जर्वर स्टेट बनाया गया 2006 में। लेकिन भारत इसका मेंबर कब बना? तो भारत इसका मेंबर बना 2010 में, ठीक है। ऑब्जर्वर स्टेट और जो फुल टाइम मेंबर होते हैं उनमें अंतर होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि 2010 में भारत इसका 34वां मेंबर बना। अब भारत इसके क्षेत्रीय साझेदार एशिया पैसिफिक ग्रुप और यूरेशियन ग्रुप का भी सदस्य है। तो आपको ये स्टेटमेंट भी ध्यान रखना है, क्योंकि क्या होता है, बहुत बार आपके पेपर में जो क्वेश्चन बनते हैं वो स्टेटमेंट्स में बनते हैं, तो आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ पे हमारे लिए जो दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एक और है, जो यूएई को ग्रे लिस्ट से हटाया गया है। तो एफएटीएफ की सूचियाँ कितनी होती है? तो 2 सूचियाँ होती है, एक होती है ग्रे लिस्ट, एक होती है ब्लैक लिस्ट, ठीक है। जो ग्रे लिस्ट होती है उसका मतलब होता है कि बढ़ी हुई निगरानी सूची, मतलब संबंधित देश के लिए एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है और उसे ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। ये उसके लिए एक चेतावनी है ग्रे लिस्ट में शामिल होना, कि यदि आपने अपनी चीज़ों पर निगरानी नहीं रखी, उन पर नियंत्रण नहीं रखा और चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करी, तो आपको ब्लैक लिस्ट में भी ग्रे लिस्ट से शामिल किया जा सकता है। अब जो ग्रे लिस्ट है इसमें आतंकवादी वित्त पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग का समर्थन करने के लिए सुरक्षित स्थल माने जाने वाले देशों को शामिल किया जाता है। ऐसे देश जो आतंकवादी वित्त पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग का समर्थन कर सकते हैं, सुरक्षित हैं, उन देशों को ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाता है। और उनकी चेतावनी है कि आप ब्लैक लिस्ट में भी शामिल हो सकते हैं। जबकि ब्लैक लिस्ट जो होता है वो एक नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज़ और टेरिटरीज़ होती हैं, मतलब जो बिल्कुल भी सहयोग नहीं करना चाहती है अपने चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, उन्हें आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करना ही है, तो ऐसे देशों को ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जाता है। अभी फ़िलहाल में ईरान, उत्तर कोरिया और म्यांमार जैसे देश जो हैं, 3 देश, वो इस लिस्ट में शामिल हैं। अब यदि कोई देश ग्रे लिस्ट में शामिल हो जाता है तो इसका क्या परिणाम है? ग्रे लिस्ट में शामिल होने से क्या होता है कि उसे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसे जो, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बड़े बैंक हैं, बहुराष्ट्रीय बैंक, उनके द्वारा वित्तीय संस्थानों में आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। साथ ही साथ वित्तीय संस्थानों और देशों से ऋण प्राप्त करने में समस्या उत्पन्न होती है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उनका कम हो जाता है और अंतर्राष्ट्रीय बहिष्कार भी देखने को मिल सकता है। अब एक बार हम लौटते हैं हमारी न्यूज़ पे वापस से, कि एफएटीएफ के द्वारा यूएई को अपनी ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया है। तो ग्रे लिस्ट से बाहर निकालने से भारतीय एनबीएफसी में निवेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहला पड़ेगा, क्योंकि जो यूएई था पहले ग्रे लिस्ट में शामिल था, तो उसको क्या करना पड़ता था कि एनबीएफसी से संबंधित जो भी अनुपालन होते थे रिजर्व बैंक के तहत, उसके जो गाइडलाइंस होती थी उसको फॉलो करना पड़ता था जो निवेशक होते थे उनको। लेकिन अब जबकि वो इस लिस्ट से हट चुका है, तो इससे भारत के एनबीएफसी सेक्टर पे निवेश में बढ़ावा देखने को मिल सकता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। साथ ही साथ भारत के जो एफपीआई और एफडीआई में भी वृद्धि देखने को मिल सकती है, जिसके कारण क्या होगा कि भारत में नया नया निवेश आकर्षित होगा, पूंजी और तकनीक दोनों का ही स्तर पर आपको बढ़ावा देखने को मिल सकता है। अगली जो न्यूज़ चर्चा में थी
वो मिलन अभ्यास 2024 को लेकर थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा मिलन अभ्यास 2024 क्या है। तो मिलन अभ्यास 2024 जो है वो पूर्वी नौसेना कमान के तत्वाधान में विशाखापट्टनम में, क्योंकि पूर्वी भारत का पूर्वी हिस्सा है, यहाँ पे विशाखापट्टनम जो पड़ता है, यहाँ पर आयोजित एक द्विवार्षिक बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास का 12वां संस्करण है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मिलन 2024 क्या है। तो एक प्रकार का बहुपक्षीय नौसेना का अभ्यास है जो विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ये मित्रवत नौसेनाओं के बीच पेशेवर संपर्क को बढ़ावा देना और समुद्र में बहुपक्षीय बड़ी सेना के संचालन के अनुभव को प्राप्त करना भी इसका एक उद्देश्य है। इसका प्रारंभ जो है 1995 में हुआ था। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हुआ था। और इसमें जो शामिल देश होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इसमें इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड की नौसेनाओं ने भाग लिया। ये मुख्यतः 2 चरणों में होता है। एक होता है हार्बर चरण, जिसके तहत क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेमिनार होता है, शहर के परेड वगैरह की जाती है, तकनीकी प्रदर्शन किए जाते हैं, युवा अधिकारी सभाएं वगैरह, खेल कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेमिनार का विषय। इसका विषय क्या है, तो इसका विषय है महासागर में भागीदारी, सहयोग, तालमेल और विकास। यदि आपसे पूछा जाएगा तो उसके या तो जोड़ी मिलाने को पूछा जाएगा जिसमें बहुत सारे अभ्यास होंगे एक तरफ, तो उसमें हो सकता है एक तरफ मिलन लिख दिया जाए। तो मिलन अभ्यास आपको मोटा मोटा ध्यान रखना है क्या, कि एक प्रकार का बहुपक्षीय नौसेना का अभ्यास है। अब हो सकता हो कि वो थोड़ा डीप जाके पूछ ले आपसे, तो आपको इस चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि भारतीय नौसेना से संबंधित हालिया प्रमुख विकास क्या क्या है। तो आप पहला विकास यहाँ देख सकते हैं आईएनएस विक्रांत के रूप में। आईएनएस विक्रांत क्या है, तो आईएनएस विक्रांत भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत है, जो कि भारत के डिफेंस सेक्टर में एक आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में शामिल है। तो आईएनएस विक्रांत क्या है, भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत। वहीं बात की जाए आईएनएस मोरमुगाओ की, तो ये एक स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक है जो सतह विरोधी युद्ध क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट 15B की एक हिस्सा है। आईएनएस बागीर एक है जो कलवरी श्रेणी की एक पनडुब्बी है, ठीक है। एक होता है आईएनएस संध्याक, ये हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वे वेसल लॉन्च जहाज है। नौसेना से संबंधित 2 यहाँ पर कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। एक है प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट्स, ये स्वदेशी शिपयार्डों में निर्माणाधीन उन्नत स्टील फ्रिगेट्स है। और एक है 75I, ठीक है। इसमें उन्नत स्टील मारक क्षमता वाली 6 स्वदेशी डिजाइन के रूप में पनडुब्बियों का निर्माण किया जाएगा, जिसमें से एक पनडुब्बी यही है आईएनएस बागीर जो है वो। अब ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है आपसे, हो सकता है आपसे सीधा ये पूछ ले कि हाल ही में चर्चा में रहा मिशन उत्कर्ष क्या है, ठीक है। तो जो मिशन उत्कर्ष है वो एनीमिया उन्मूलन के लिए प्रारंभ किया गया है। हाल ही में आयुष मंत्रालय और महिला और बाल विकास मंत्रालय ने संयुक्त रूप से, अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है स्टेटमेंट वाला, वो दे सकता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दे सकता है कि हाल ही में एनीमिया उन्मूलन के लिए मिशन उत्कर्ष प्रारंभ किया गया है। दूसरा ऑप्शन दे सकता है वो स्टेटमेंट कि इसका जो प्रारंभ है वो आयुष मंत्रालय और महिला और बाल विकास मंत्रालय के संयुक्त प्रयासों से किया गया है। कौन से कथन सही है, तो आपको दोनों चीज़ें क्लियर होना चाहिए कि कौन सा मिशन है, मिशन उत्कर्ष है, कौन से मंत्रालय हैं, तो आयुष मंत्रालय और महिला और बाल विकास मंत्रालय है। इनके सहयोग से मिशन उत्कर्ष को शुभारंभ किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य यहाँ पे 5 राज्य है, जिसमें आकांक्षी जिलों में कौन कौन से शामिल है 5 राज्यों के। एक है असम का धुबरी, छत्तीसगढ़ का बस्तर, ठीक है। यहाँ पे झारखंड का एक है पश्चिम श्रीभूम, महाराष्ट्र का है गढ़चिरौली और राजस्थान का धौलपुर। तो इन आकांक्षी जिलों में टारगेट किया गया है कि आयुर्वेदिक मध्यप्रतन के माध्यम से किशोरियों में पोषण को सुधार कर कर उसे एनीमिया मुक्त भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण बनाना है। एनीमिया क्या होता है, एनीमिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर में रक्त में लाल रक्त कोशिकाओं की या हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जिससे रक्त की ऑक्सीजन संचारित करने की क्षमता क्या होती है, कम हो जाती है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जो हीमोग्लोबिन होता है उसी में ऑक्सीजन का संचार होता है पूरे शरीर में। तो हीमोग्लोबिन की कमी से ऑक्सीजन की संचार की कमी हो जाती है, यही एनीमिया की रोग का कारण है। अगला जो टॉपिक यहाँ पे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि लोकपाल के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो करंट में बहुत बार आपके क्वेश्चन बन जाते हैं कि हाल ही में लोकपाल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। तो हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश कौन है, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अजय माणिक राव खानविलकर, ठीक है।
अजय माणिकराव खानविलकर को लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। लगभग 2 वर्षों तक वो इस पद पर नियुक्त रहने वाले हैं। मतलब अब इनका नाम बहुत बार करंट में भी सुनने को देखने को मिलेगा। तो कौन नियुक्त किए गए हैं? अजय माणिकराव खानविलकर। आप कुछ भी इसके नाम का तोड़ फोड़ कर याद रख लीजिए कुछ भी, कि लोकपाल के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। यदि एक बार हम लोकपाल को डिटेल में देखना चाहें तो लोकपाल एक प्रकार का विधिक निकाय है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि इसका उल्लेख संविधान में नहीं है ना। जो विशिष्ट लोक अधिकारियों और संबंधित मुद्दों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिए लोकपाल के रूप में कार्य करता है। तो आपको पता चल गया कि लोकपाल जो एक प्रकार का विधिक निकाय है जो भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करता है। फिर इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात की जाए तो इसको 1809 में लगभग स्वीडन में इसकी शुरुआत देखने को मिलती है। यदि भारत की बात की जाए तो भारत में 1963 में इस पर पहली बार संसद में विचार किया गया। 1971 में महाराष्ट्र में प्रथम लोकायुक्त की स्थापना की गई। ठीक है, जो लोकपाल होते हैं वो केंद्र स्तर पर नियुक्त किए जाते हैं, लोकायुक्त जो है वो राज्यों में नियुक्त किए जाते हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं कि भारत का ऐसा पहला कौन सा राज्य है जहाँ लोकायुक्त की नियुक्ति की गई थी? तो 1971 में महाराष्ट्र में लोकायुक्त की पहली बार स्थापना की गई थी। 2011 में लोकपाल के लिए अन्ना हजारे के द्वारा आंदोलन भी किया गया था, आपने देखा होगा। लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक 2011 पारित किया गया 2013 में, और 2019 में जाकर हमें पिनाकी चंद्र घोष के रूप में भारत के पहले लोकपाल नियुक्त देखने को मिलती है। तो पिनाकी चंद्र घोष जो है वो भारत के पहले लोकपाल थे। अब यदि बात की जाए कि इसका क्षेत्राधिकार क्या है, तो इनका क्षेत्राधिकार जो है वो प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद, समूह ABCD के अधिकारी, केंद्र सरकार के अधिकारी, ये सब इसमें शामिल है। दूसरा है कि सरकार के द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से वित्त पोषित संस्था इसमें शामिल है। साथ ही साथ ऐसे विदेशी दान जिसका सालाना 10 लाख रुपए से अधिक प्राप्त करने वाली संस्थाएं होती है। जैसे कोई भी संस्था है, जैसे मान के चलो कोई इन्वायरमेंट से रिलेटेड संस्था है, अब इसको क्या होता है कि विदेशी फंडिंग भी प्राप्त हो रही है। तो यदि ये 10 लाख रुपए से अधिक प्राप्त कर रही है तो इसके ऊपर भी लोकायुक्त का और लोकपाल का नियंत्रण होता है। तो कौन कौन से हो गए? प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद, समूह ABCD के अधिकारी, केंद्र सरकार के अधिकारी, और पूर्ण या आंशिक रूप से वित्त पोषित संस्थाएं जो भारत सरकार के द्वारा पोषित है, और ऐसे FCRA जो विदेशी दान जो 10 लाख रुपए से अधिक के रूप में प्राप्त होते हैं वो। अब इसकी शक्तियाँ क्या हैं? तो ये सरकार या संबंधित अधिकारी के बजाय लोक सेवकों के अभिजीवन को स्वीकृत करती है। ठीक है, लोकपाल के द्वारा भेजे गए मामलों के लिए CBI सहित ये किसी भी जांच एजेंसी का अधिवेशन और निर्देशन भी कर सकती है। साथ ही साथ ये भ्रष्ट तरीके से अर्जित लोक सेवकों की संपत्ति और कुर्की की जब्ती का भी प्रावधान कर सकती है। तो आपको इसकी शक्तियाँ ध्यान रखना है। बहुत बार क्या होता है कि इनकी शक्तियों से संबंधित पॉइंट स्टेटमेंट में दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। अब इससे तहत जो सज़ा होती है वो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत सज़ा को बढ़ाने का प्रावधान भी इसमें शामिल है। अब यदि बात की जाए इनकी नियुक्ति की, तो इसकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति की सिफारिश पर करता है। इस चयन समिति में देखा जाए तो कौन कौन मेंबर होते हैं? इसके अध्यक्ष और सदस्यों का चयन प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, एक सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी का नेता, ठीक है, तीसरा, चौथे नंबर पे CGI या उसके द्वारा नामित उच्चतम न्यायालय के जज, और राष्ट्रपति के द्वारा नामित एक प्रतिष्ठित न्यायविद के माध्यम से किया जाता है। तो बहुत बार क्या क्वेश्चन ये भी बनता है कि इसकी नियुक्ति समिति में कौन कौन से मेंबर होते हैं? तो इसमें प्रधानमंत्री शामिल होते हैं, लोकसभा का स्पीकर शामिल होता है, ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन शामिल होता है, CGI शामिल होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के या इनके द्वारा नियुक्त कोई जज शामिल हो सकता है, और प्रेसिडेंट के द्वारा जो मतलब कोई ऐसा व्यक्ति प्रतिष्ठित न्यायविद होता है वो इसमें शामिल होता है। साथ ही साथ इसमें उल्लेख किया गया इसकी संरचना का। तो संरचना में इसमें एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य हो सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना, आपसे पूछ सकते हैं कि लोकपाल जो संस्था संरचना है उसमें अधिकतम मेंबर कितने हैं? तो 8 हो सकते हैं, जिसमें से 50% मेंबर जो है वो न्यायिक सदस्य और 50% जो होते हैं वो SC ST OBC अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित हो सकते हैं। अब इनका कार्यकाल की बात की जाए तो इसका कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक हो सकता है। अगला टॉपिक है मेलानो क्लामिस द्रौपदी। ठीक है, ये द्रौपदी जो है आप समझते हैं कि भारत के राष्ट्रपति का नाम है। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा रूबी लाल धब्बे वाले हेड शील्ड समुद्री स्लग, ठीक है, समुद्री स्लग की एक नई समुद्री प्रजाति की खोज की गई है। इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर इसका नाम रखा गया है, जैसे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तट पर खोजा गया था। ठीक है, तो आपसे पूछ सकते हैं कि हाल ही में चर्चा में रही प्रजाति
मेलोनोक्लामिस ध्रुपदी क्या है? तो ये हेड समुद्री स्लग की एक प्रजाति है। साथ ही साथ इसने स्पष्ट भी किया है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कि हिंद महासागरीय क्षेत्र के समशीतोष्ण क्षेत्रों में पाई जाती है और इनकी 3 प्रजातियाँ वास्तव में पाई जाती है। एक थाईलैंड में पाई जाती है जिसका नाम है मेलोनोक्लेमिस पेपिलाटा, एक पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में पाई जाती है। तो पश्चिम बंगाल में कौन सी है? एक है मेलानोक्लेमिस बेंगालेसिस और मेलानोक्लेमिस ध्रुपदी। तो ध्रुपदी जो है हाल ही में खोजी गई तीसरी प्रजाति है। इस टाइप के दिखते समुद्री स्लग्स, तो ये आप इनका चित्र के माध्यम से भी ध्यान रखें। एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए दोस्तों यहाँ पर यह है कि बेल्जियम ने इकोसाइट को अपराध के रूप में मान्यता दे दी है। तो आपको 2-3 चीज़ पता होना चाहिए। एक तो पता होना चाहिए इकोसाइट क्या है, दूसरा ये पता होना चाहिए कि हाल ही में किस यूरोपीय देश के द्वारा इकोसाइट को अपराध के रूप में मान्यता दी है। आपके पेपर में 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो कौन से देश ने मान्यता दी है तो आपको पता चलेगा बेल्जियम ने। ठीक है, बेल्जियम ने की संघीय संसद ने पारिस्थितिकी संहार को ही इकोसाइड बोलते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अपराध के रूप में इन्होंने मान्यता प्रदान की है कि यदि किसी भी व्यक्ति के द्वारा पारिस्थितिकी संहार किया जाता है यानी पारितंत्र का नाश किया जाता है तो उसको इकोसाइड माना जाएगा। और ऐसा करने वाला वह यूरोपीय महाद्वीप का पहला देश बन गया है। यदि बेल्जियम की बात करें तो ये आपको बेल्जियम यहाँ पे दिख जाएगा, ये बेल्जियम है। ये जर्मनी, नीदरलैंड, लक्समबर्ग, ठीक है। यहाँ पे आपको फ्रांस देखने को मिलेगा, स्विट्ज़रलैंड। तो आपको नॉर्थ सी के पास यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और इसकी बाउंड्री भी लगती है। ठीक है, तो बेल्जियम एक संघीय और संवैधानिक राजतंत्र है जो 2 मुख्य भाषाई सांस्कृतिक क्षेत्रों में विभाजित है। एक है फ्लेमिश यानी डच भाषी और एक है फ्रेंच भाषी। फ्रेंच इसलिए क्योंकि यहाँ पे फ्रेंच जैस की बाउंड्री भी लगती है। बेल्जियम को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है क्योंकि इतिहास में सबसे अधिक यूरोपीय संघर्ष यहीं पर हुए। इसकी राजधानी ब्रुसेल्स है और यह यूरोपियन यूनियन जो है उसका एक मेंबर भी है। अब आपसे अगला क्वेश्चन बन सकता है कि इकोसाइट क्या होता है? तो इकोसाइट एक गैर कानूनी या अनियंत्रित कृत्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है जो इस जानकारी के साथ किए गए हैं कि उन कृत्यों के कारण पर्यावरण को पर्याप्त रूप से संभावना है कि क्षतिपूर्ण हो जाएंगे। साथ ही साथ इसको पर्यावरणीय अपराध का एक रूप माना जाता है और यह प्रायः जैव विविधता, पारितंत्र और मानव कल्याण पर बहुत महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव भी उत्पन्न करता है। ठीक है, एक केस आपको ध्यान रखना है, TN गोदावरन तिरुमुल पाद उपनाम भारत संघ मामला 1977 का है 1997 का है। ठीक है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने मानव जनित पूर्वाग्रहों की ओर ध्यान आकर्षित किया। साथ ही साथ तर्क दिया कि पर्यावरणीय न्याय केवल तभी प्राप्त किया जा सकता है जब हम मानव केंद्रित सिद्धांत से हटकर पर्यावरण केंद्रित सिद्धांत की ओर लौट जाए। तो हो सकता है ये इतना चर्चा में विषय है तो आपसे ये पूछ ले कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किस मामले में ये कहा गया कि पर्यावरणीय न्याय केवल तभी प्राप्त किया जा सकता है जब मानव केंद्रित सिद्धांत से हटकर पर्यावरणित केंद्रित सिद्धांत की ओर अपना लक्ष्य केंद्रित कर लिया जाए। तो कौन सा मामला आ जाएगा? TN गोदावरन मामला, ये आपको ध्यान रखना। अगला टॉपिक है कि हाल ही में भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने अलायंस फॉर ग्लोबल गुड, जेंडर इक्विटी एंड इक्विलिटी के लिए लोगो और वेबसाइट को लॉन्च किया है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये अलायंस फॉर ग्लोबल गुड क्या है ना। जेंडर इक्विटी एंड इक्विलिटी क्या होता है? तो लैंगिक समानता की वैश्विक खोज में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है जो ये इक्विलिटी अलायंस है। इसको भारत के द्वारा दावोस में 54वें वार्षिक विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो 54वीं बैठक हुई थी जो हर साल दावोस में होती है, इसमें अलायंस फॉर ग्लोबल गुड एंड जेंडर इक्विटी एंड इक्विलिटी की स्थापना की गई थी, जिसने महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से पूर्ण समर्थन भी प्राप्त किया है। आपको ये पता होगा कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है वो मतलब वुमेन जेंडर गैप रिपोर्ट वगैरह ये सब चीज़ें जारी करता है और महिला के इक्विटी और इक्वलिटी के लिए लगातार कार्य भी करता है। तो भारत के द्वारा इसमें अलायंस फॉर ग्लोबल गुड, जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी की स्थापना की गई। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन ये बनेगा कि हाल ही में अलायंस फॉर ग्लोबल गुड, जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी की स्थापना किस देश के द्वारा प्रस्ताव रखा गया था? तो भारत के द्वारा रखा गया था। अगला टॉपिक है डिजिटल अर्थव्यवस्था में महिला निर्यातक फंड यानी वीमेन एक्सपोर्टर्स इन द डिजिटल इकोनॉमिक फंड। इसकी स्थापना कहाँ की गई है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर ने मिलकर अबू धाबी,
संयुक्त अरब अमीरात में 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में इसकी स्थापना की है और 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर की महिला निर्यातक निधि की स्थापना की है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है किसके द्वारा की गई, तो WTO के माध्यम से की गई है। अब इस फंड का उद्देश्य क्या है, तो विकासशील और कम विकसित देशों में महिला नेतृत्व वाले व्यवसायों और उद्यमियों को डिजिटल प्रौद्योगिकी अपनाने और उनकी ऑनलाइन उपस्थिति को बढ़ावा देने में मदद करना इसका एक मुख्य उद्देश्य है, जिसके लिए UAE ने फंड में पहले दानदाता के रूप में 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर को भी आवंटित किया है। चूँकि भारत में जो गर्भ अवस्था और शिशु पूर्व जन्म मृत्यु दर काफ़ी अधिक देखने को मिलती है वैश्विक स्तर पर, इसी को ध्यान में रखते हुए जो IIT मद्रास है, साथ ही साथ जो ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है फरीदाबाद का, इन दोनों के द्वारा मिलकर एक गर्भिणी GA2 को नामक एक एप्लीकेशन AI मॉडल लॉन्च किया गया है, जो भ्रूण की उम्र का सटीक निर्धारण करने में त्रुटि की संभावनाओं को लगभग 3 गुना कम कर देता है। ठीक है, तो आपसे जो पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि हाल ही में गर्भिणी का विकास किसके द्वारा किया गया, तो IIT मद्रास और ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट फरीदाबाद के द्वारा किया गया। हो सकता है आपसे पूछ ले कि हाल ही में चर्चा में रहा गर्भिणी कार्यक्रम क्या है, तो उसके नाम से स्पष्ट है, गर्भिणी मतलब गर्भ जो प्रसव पूर्व देखभाल में सटीकता लाने के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है। गर्भिणी भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी है। इसी क्रम में अगली न्यूज़ है नॉर्डिक बाल्टिक सहयोग से रिलेटेड। तो हर साल क्या होता है कि जो रायसीना डायलॉग होता है दिल्ली में, नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के आसपास वहाँ पे होता है, तो हर साल होता है। तो इस साल 2024 में मतलब सही क्या रहा, अलग चीज़ क्या रही कि नॉर्डिक और बाल्टिक सहयोग के जो सदस्य देश हैं जिसमें 8 देश शामिल हैं, ठीक है, तो इन देशों ने इसमें भाग लिया था। अब नॉर्डिक जो देश है वो कौन से हैं, तो 5 नॉर्डिक देश हैं और 3 बाल्टिक देश हैं। इन दोनों का सहयोग से बन गए 8 देश और इन लोगों ने भाग लिया। अब आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पे कि इनमें से कौन से नॉर्डिक और कौन से बाल्टिक हैं। तो बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से देश नॉर्डिक देश में शामिल किए जाते हैं। तो यदि बात की जाए नॉर्डिक देशों की, तो इसमें 5 देश शामिल है, जिसमें फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क और आइसलैंड शामिल है। मतलब कौन कौन से देश शामिल है, ये आपका फिनलैंड हो गया, ये स्वीडन हो गया, ये नॉर्वे, डेनमार्क और आइसलैंड शामिल है। यदि बात की जाए बाल्टिक देशों की, क्योंकि यहाँ पे बाल्टिक सी पड़ता है, ठीक है, तो यहाँ पे एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, ये 3 देश यहाँ पे इनमें शामिल किए जाते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछे कि निम्नलिखित में से ये 8 देश है थोड़ी देर के लिए, इनमें से कौन से यूरोपीय यूनियन के मेंबर नहीं है, तो यूरोपियन यूनियन में न नॉर्वे शामिल है और न ही आइसलैंड शामिल है। ठीक है, बाकी जो 6 मेंबर हैं ये शामिल है। अगली जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है ओबेलिस्क को लेके। तो हाल ही में स्टैनफोर्ड जो यूनिवर्सिटी है उसके शोधकर्ताओं के द्वारा एक आश्चर्यजनक खोज की गई है ओबेलिस्क की, जो जीवन के एक रूप है उसको एक जटिल जो गैप था दोनों के बीच, जो आपने एक वायरस पढ़ा होगा और एक बायोराइड आप जानते होंगे, तो इन दोनों के बीच जो गैप था जीवन से संबंधित संरचना का, तो उसके बीच में एक ओबेलिस्क नामक जीवन की खोज की गई है। ठीक है, तो ओबेलिस्क क्या है, वायरस जैसी इकाइयों का एक वर्ग है। ठीक है, और ये RNA अणुओं से बने होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ओबेलिस्क काय से बने होते हैं, तो RNA अणुओं से बने होते हैं जो मानव शरीर एवं वैश्विक माइक्रोबायोम में रहते हैं। ओबेलिस्क जो है वो अत्यधिक सममित होता है और एक प्रकार की रॉड जैसी इसकी संरचना प्रदर्शित की गई है, जो प्रतिष्ठित स्मारकों से भी मिलती जुलती देखने को मिल सकती है। अब इस अनुक्रम में लगभग 1000 न्यूक्लियोटाइड लंबे होते हैं और इनकी पहचान करना समानता अभी तक नहीं की गई, क्योंकि इसके आरंभिक चरण में इसकी खोज हुई है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो बन सकता है वही बन सकता है कि वायरस और बायोराइड्स में क्या अंतर होते हैं। यदि वायरस की बात की जाए तो इसकी खोजकर्ता जो है वो है वायरस के दमित्री इवानोस्की। ठीक है, दमित्री इवानोस्की है इनके जो खोजकर्ता है वो, जबकि जो बायोराइड्स है इसके खोजकर्ता का नाम है थियोडोर डायनर, है ना। इसका संगठन जो है, जो वायरस होता है वो एक न्यूक्लिक एसिड होता है जिसमें DNA और RNA दोनों में से कुछ भी शामिल हो सकता है। वहीं यदि वायराइड्स की बात की जाए तो इसमें RNA का एक गोलानुक्रम होता है, और अभी हमने पढ़ा ओबेलिस्क, तो इसमें भी RNA होता है। ठीक है, इसकी संरचना का आकार जो है वो 30 से 50 नैनोमीटर के आसपास का होता है वायरस का, जबकि जो वायराइड्स होते हैं वो वायरस की तुलना में छोटे होते हैं, मतलब जो वायरस होते हैं इनका आकार बड़ा होता है। अब ये जो मेजबान श्रेणी यानी पादप और जंतु सहित जीवों की एक विस्तृत श्रृंखला को संक्रमित कर सकते हैं, और जो बायोराइड्स होते हैं वो मुख्य रूप से पादप कोशिकाओं को ही संक्रमित करते हैं। ठीक है, जंतु कोशिकाओं से संबंधित उतना नहीं होता है।
फिर इनकी प्रतिकृति, तो ये स्वयं की प्रतिकृति बनाने के लिए वायरस जो होते हैं वो आतिशय कोशिकाओं पर, मतलब जो मेजबान कोशिकाएं होती हैं जिनके शरीर में वो प्रवेश करना चाहते हैं उस पर निर्भर करते हैं। जबकि जो वायराइड्स होते हैं वो कोशिका में आरएनए के रूप में प्रवेश कोशिका को अधिक प्रतिरूप बनाने के लिए उत्प्रेरित करता है। क्योंकि आरएनए का काम क्या है, वो एक प्रकार का प्रोटीन का संश्लेषण करना उसका महत्वपूर्ण काम है। तो वो जाकर सूचना देगा आगे जाके, और इस प्रकार ये वायराइड्स का उत्पन्न हो जाएंगे, चालू होना। इनका आनुवांशिक पदार्थ जो है वो डीएनए आरएनए होता है, ठीक है। इनका सिर्फ आरएनए होता है। उदाहरण के लिए जो वायरस है उसमें इन्फ्लुएंजा वायरस और रेबीज वायरस जैसे आ जाते हैं। बात करें तो इसमें आ जाएगा क्या, इसमें आ जाएगा पोटैटो स्प्लिंडल ट्यूरड वायराइट, साइट्रस एक्साकार्टिस वायराइट, ठीक है, कोकोनट केडेंग केडांग वायराइट। तो आपको ध्यान रखना है। अब एग्ज़ाम में कई बार क्या होता है कि आपसे पूछा जा सकता है कि वन्य जीव दिवस कब मनाए जाते हैं। तो आपको ये चीज़ें भी पता होना चाहिए। तो जैसे विश्व वन्य जीव दिवस है, वो प्रतिवर्ष 3 मार्च को संयुक्त राष्ट्र विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है, ठीक है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो वन्य जीव है उनके प्रति लोगों की जागरूकता बढ़े, है ना, उनका संरक्षण के लिए प्रयास किए जाएँ, इसीलिए वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। कब? 3 मार्च को। तो 2024 में जो वन्य जीव दिवस मनाया गया, उसकी थीम क्या थी? उसकी थीम थी लोगों और ग्रहों को जोड़ना, वन्यजीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देने, उसकी खोज करना। तो लोग और ग्रहों को जोड़कर किस प्रकार हम वन्यजीव के डिजिटल नवाचार के माध्यम से उनका संरक्षण कर सकते हैं, वो इस वर्ष की थीम थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 20 दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 68वें सत्र के दौरान 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस की स्थापना के लिए मांग की गई थी। तो आपको जानकारी होना चाहिए। अब एक और जैसे युद्ध अभ्यास, जैसे हमने पढ़ा था अभी पहले, एक पढ़ा था मिलन अभ्यास 2024, एक वो देखा हमने। इसी क्रम में एक अगला है समुद्र लक्ष्मण। तो आपसे पूछा जा सकता है कि समुद्र लक्ष्मण जो है वो किन देशों के बीच होने वाला अभ्यास है। तो भारत और मलेशिया, इन दो देशों के बीच होने वाला एक अभ्यास है जो विशाखापट्टनम के तट पर आयोजित किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि समुद्र लक्ष्मण का संबंध किससे है? तो भारत और मलेशिया से है, ठीक है। और इनके बीच और कौन कौन से भी अभ्यास होते हैं? तो एक होता है वायुसेना के बीच, जिनका इसका नाम है उदार शक्ति अभ्यास, और एक होता है सेना के बीच जिसका नाम है हीरामाऊ शक्ति अभ्यास। तो हीरामाऊ शक्ति अभ्यास जो है वो सेना के बीच होता है, उदार शक्ति अभ्यास जो है वो वायुसेना के बीच होता है। साथ ही साथ जो समुद्री सेनाओं के बीच जो अभ्यास होता है उसका नाम है समुद्र लक्ष्मण। यदि आप बात करें इसकी मलेशिया की कहाँ लोकेटेड है, तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे पेनिनसुलर ऑफ मलेशिया, जो मलक्का स्ट्रेट आपने देखा होगा, ठीक है। यहाँ सिंगापुर, इंडोनेशिया और ये ब्रुनेई, तो यहाँ पे आपको मलेशिया देखने को मिलेगा। एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है पेपर के लिए, कि भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है। तो भारत के पहले डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र की स्थापना गंगा नदी डॉल्फिन के संरक्षण के प्रयास में एक मील का पत्थर साबित होगी। पटना बिहार में गंगा नदी के पास इसकी स्थापना की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य गंगा डॉल्फिन के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक शोध का केंद्र बनाना, ठीक है, और उसको इस प्रकार से शामिल करना ताकि उसका संरक्षण किया जा सके। तो कहाँ पे की गई है? बिहार, पटना में की गई है। इसी क्रम में जो अगली न्यूज़ है वो है केरल का ओटीटी प्लेटफॉर्म से संबंधित। तो हाल ही में केरल के द्वारा सी स्पेस नामक एक सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य कलात्मक और सांस्कृतिक मूल्य वाली गुणवत्ता वाली फिल्मों को बढ़ावा देना है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि सी स्पेस हाल ही में चर्चा में रहा क्या है। तो एक केरल सरकार के द्वारा बढ़ावा दिया गया एक ओटीटी प्लेटफॉर्म है जो मलयालम सिनेमा और संस्कृति को बढ़ावा देगा और अपनी भूमिका को इस प्रकार से बढ़ावा देगा। अब कई बार क्या होता है कि एग्ज़ाम में किसी और स्टेट की स्कीम का नाम देखकर आपसे पूछा जा सकता है कि स्कीम किस राज्य के द्वारा लॉन्च की गई है। जैसे एक स्कीम चर्चा में थी महतारी वंदना योजना। तो हाल ही में महिला सशक्तिकरण की दिशा में कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री ने हाल ही में छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना की शुरुआत की। तो कहाँ पर शुरुआत की? छत्तीसगढ़ में इसकी शुरुआत देखने को मिली है। इसका मुख्य उद्देश्य महिला का आर्थिक सशक्तिकरण करना है और उन्हें वित्तीय सुरक्षा प्रदान कर लैंगिक समानता की ओर बढ़ावा देना भी इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो आपको एक चीज़ ये चीज़ ध्यान रखना है। इसी प्रकार जो भौगोलिक रूप से चर्चित स्थल होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपके एग्ज़ाम वगैरह में पूछे जाते हैं। जैसे एक है यहाँ पे ब्लू लाइन के बारे में। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ब्लू लाइन हाल ही में चर्चा का विषय था, ये किन दो देशों के बीच एक प्रकार की सीमा है या किन दो देशों के बीच एक बाउंड्री के रूप में कार्य करती है। तो ब्लू लाइन का संबंध जो है वो इजराइल और लेबनान के मध्य जो सीमा है उससे है।
तो यहाँ पे आप मैप में यहाँ लोकेट कर सकते हैं कि ये लेबनान है, ये इज़राइल है और इसके बीच यहाँ पे आपको ब्लू लाइन देखने को मिलेगी। इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजना है पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना। ये हाल ही में भारत और नेपाल के बीच एक दीर्घकालिक साझेदारी है। ठीक है, तो आपसे सीधा एग्जाम में आएगा कि हाल ही में चर्चा में रही पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना किन दो देशों के बीच है। तो भारत और नेपाल के बीच यहाँ पर चर्चा का विषय थे। किस नदी पर विकसित की जा रही है, तो महाकाली नदी पर इसको विकसित किया जा रहा है। कई बार इंडेक्स से संबंधित क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, तो उसमें से एक इंडेक्स जो चर्चा का विषय था, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक को कौन जारी करता है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ये सूचकांक इसका 5वां संस्करण है, जिसे विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ऑफ एनर्जी है ना, एफिशिएंसी। तो इसके द्वारा इसको जारी किया जाता है और अलायंस फॉर एनर्जी एफिशिएंसी इकोनॉमी के माध्यम से सहयोग से इसको विकसित करता है। अब इसमें 65 प्रकार के इंडिकेटर शामिल हैं, जिसमें से 7 मांग वाले क्षेत्रों में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का मूल्यांकन इसमें किया गया था। ठीक है, तो शीर्ष जो प्रदान किया है कौन के द्वारा किया गया है, कर्नाटक समूह 1 में, और यदि बात की जाए आंध्र प्रदेश जो है वो समूह 2 में, असम समूह 3 में और चंडीगढ़ जो है वो समूह 4 में टॉप पर रहा। तो आपको ध्यान रखना है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम और चंडीगढ़, इन चारों राज्यों के नाम ध्यान रखने हैं। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान ये रखना है कि कौन जारी करता है, ठीक है, या कौन विकसित करता है। तो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो इसको विकसित करता है, तो आपको ध्यान रखना है। इसी क्रम में जो संगीत नाटक अकादमी है भारत की, वो भी न्यूज़ में थी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अवार्ड से रिलेटेड होती है और काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में देखने को मिलती है। तो 1953 में स्थापित संगीत नाटक अकादमी संगीत नृत्य नाटक के माध्यम से व्यस्त समृद्ध अमृत विरासत के संरक्षण के लिए समर्पित एक शीर्ष निकाय है। ठीक है, और इसको राज मन्नार जो है इसके पहले अध्यक्ष थे और अकादमिक प्रबंधन इसके सामान्य परिषद के माध्यम से किया जाता है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे, राज मन्नार इसके पहले अध्यक्ष थे। इसके अध्यक्ष को 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, जो सामान्य परिषद होती है वो। ठीक है, और आप यहाँ पे उसके बारे में और जानकारी भी पढ़ सकते हैं। इसी क्रम में जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है वो भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है हमेशा। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी, नासा और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी के बीच सहयोग के माध्यम से दिसंबर 2021 में लॉन्च किया गया था। और इसको स्थापित क्या किया गया है, तो इसको सूर्य और पृथ्वी के लैग्रेंज पॉइंट 2 पे स्थापित किया गया है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा हमारे पुराने, तो हमने लैग्रेंज बिंदु को अच्छे से समझाया है, आप वहाँ जाके इस वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। इसी क्रम में जो इरिश है, इरिश क्या है, ये भारत का पहला एआई शिक्षक रोबोट है। तो केरल के, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये इरिश है। भारत के पहले जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिक्षक रोबोट इरिश की शुरुआत हुई है, किसने की है, केरल के तिरुवनंतपुरम के एक स्कूल के माध्यम से ये कार्यक्रम किया गया है। ये वॉइस असिस्टेंट और इरिश से लेस यह छात्रों को इंटरेक्टिव शिक्षण गतिविधियों में संलग्न करेगा। साथ ही साथ उपयोगकर्ता के प्रश्नों का जवाब भी देता है। साथ ही व्यक्तिगत संवाद के माध्यम से शैक्षिक गतिविधियों को भी ये बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में जो भारत के प्रधानमंत्री उनके द्वारा हाल ही में द्वारका गुजरात में यात्रा को आकर्षण का मुख्य केंद्र है, क्योंकि सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया, जो शहर की सांस्कृतिक प्रशस्तियों का दौरा करता है और द्वारका को, जो पौराणिक शहर है, उसको जोड़ने का एक काम करता है। वर्तमान समय में द्वारका एक तटीय शहर है जो कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर अरब सागर में स्थित है। 13वीं शताब्दी में द्वारकाधीश मंदिर है, जो भगवान कृष्ण को एक प्रकार से समर्पित है। इसी क्रम में जो अगली न्यूज़ है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर, तो आपको पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, जो लैंगिक समानता के समर्थन का एक प्रतीक है। और इसकी जो थीम थी वो क्या थी, 2024 से रिलेटेड वो थीम थी इंस्पायर इंक्लूजन। तो आपसे ये थीम को ध्यान रखना है आपको, क्योंकि पेपर में क्या होता है कि बहुत बार ऐसी चीज़ें पूछ ली जाती है। और 2000 जो पहली बार इसको संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कब मनाया गया था, 1975 में से मनाया गया था। इसी क्रम में एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है आईएनएस जटायु को लेकर, कि जो लक्षद्वीप द्वीप समूह है उसमें उन्नत नौसैनिक अड्डे आईएनएस जटायु का जलावतरण भारत की समुद्री सुरक्षा रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव के रूप में उसको काउंटर करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रगति प्रतीक के रूप में कार्य करेगा। अब आईएनएस जटायु की बात की जाए तो क्या है, तो पूर्व में नौसेना टुकड़ी मिनिकाय को
लक्षद्वीप द्वीप समूह में मिनिकॉय पर उन्नत नौसैनिक अड्डे के रूप में इसको नियुक्त किया गया था, पहले नियुक्त किया जा चुका था मतलब। साथ ही साथ इसको लक्ष्य क्या था कि समुद्री डकैती का विरोध करना और मादक द्रव्य की जो तस्करियाँ होती है उस पर निगरानी और नियंत्रण बनाना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था। अब आपको ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर कोई कोई द्वीप है, जैसे कवरवती एक द्वीप है, ठीक है, तो वहाँ पे भी आपको आईएनएस द्वीप रक्षक के रूप में पहले बेस की स्थापना 2012 में की गई थी। और आईएनएस जटायु जो है भारत की समुद्री प्रभुत्व और क्षेत्रीय अखंडता को भी मजबूती प्रदान करता है, साथ ही साथ भारत को एक मजबूत स्थिति देता है, ठीक है। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है, कुछ डिग्री चैनल आपसे पेपर में पूछ लिए जाते हैं, जैसे जो मालदीव है और मिनिकॉय है, तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच है 8 डिग्री चैनल, ठीक है। मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच है 9 डिग्री चैनल, तो आपको ये पता होना चाहिए। इसी क्रम में जो अगली न्यूज़ है वो है डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म और चक्षु को लेकर। तो दूरसंचार विभाग जो है भारत का, उसके द्वारा संचार साथी पोर्टल के माध्यम से स्पैम और धोखाधड़ी कॉल से निपटने के लिए जो हाल में बहुत ज़्यादा एक समस्या है बड़ी, उसमें पहल में चक्षु और डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है। यदि बात की जाए चक्षु की, तो चक्षु क्या होता है? चक्षु का जो अनुवाद होता है वो होता है आँख, यानी नज़र रखना किसी चीज़ पर, ठीक है। तो चक्षु एक प्रकार का डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म होगा जो संचार साथी गवर्नमेंट इन, ठीक है, इसके माध्यम से उपलब्ध होगा, जो नागरिकों की संदिग्ध संचार रिपोर्ट को सुविधा करने में मददगार होगा। इसका प्राथमिक उद्देश्य जो होगा वो संदिग्ध गतिविधियों की सक्रिय रिपोर्टिंग करना, उनको सक्षम बनाना, साथ ही साथ धोखाधड़ी के मामले जो होते हैं या फिर स्पैम कॉल की जो घटनाएं होती हैं उनके समन में योगदान करना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण चक्षु प्लेटफॉर्म के लिए एक ऐप विकसित करने के रूप में भी कार्य कर रहा है, ठीक है। इसी क्रम में जो अगली न्यूज़ है वो है भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा। तो कोलकाता जो है मेट्रो, उसके एक्सप्लेनेंट हावड़ा मैदान जो खंड है उसमें हुगली नदी के नीचे से गुजरने वाला एक मार्ग होगा, जो भारत में पहले सबसे गहरे मेट्रो स्टेशन का परिचायक होगा, जो अंडर वाटर होगा। इसकी गहराई कितनी होगी? 30 मीटर की गहराई वाला स्टेशन होगा, ठीक है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इस प्रकार की टनल के माध्यम से नीचे खुदाई की गई है, हुगली नदी है, इसके नीचे ये इसकी 30 मीटर की गहराई है। अगला जो टॉपिक है वो है वैश्विक सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन फोरम। तो कोलंबिया के कोर्टेजना डी इंडियापास में पहले ग्लोबल सर्वाइकल कैंसर एलिमिनेशन फोरम ने विश्व बैंक और बिल और गेट मेलिंडा फाउंडेशन यूनिसेफ ने 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर की फंडिंग को हासिल प्राप्त किया है, ठीक है। अब यदि बात की जाए सर्वाइकल कैंसर की, तो ये क्या होता है? तो ये वैश्विक स्तर पर महिलाओं में चौथा सबसे अधिक प्रचलित कैंसर है, ठीक है, जो सर्वाइकल कैंसर होता है, जो कि गर्भाशय या ग्रीवा में जो होता है उसमें योनि को जोड़ता है और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के संक्रमण के कारण ही फैलता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का संबंध किससे है? तो इसका संबंध सर्वाइकल कैंसर से